असेंबली और पार्लिमानी इंतखाबात की रायदही करेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके सामने एक 56 साल रिकॉर्ड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आपके सामने है। 56 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम की खिदमत करते आ रही है। और 56 साल पहले जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सफर का आगाज किया, उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास मेरे नौजवानों, मैं तुमको समझाने के लिए वो कह रहा हूं, क्योंकि कौम का मुस्तकबिल आप लोग हैं। जिस पुराशूब दौर में मजलिस ने अपने सियासी सफर का आगाज किया, उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास बैठने को एक दफ्तर भी नहीं था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास मेरे नौजवानों कोई एमएलए नहीं था। मजलिस के पास कोई रुकने बल्दिया नहीं था, मगर मरहूम फखरे मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी के पास और उस वक्त उनके साथियों के पास एक अज़म था, एक हौसला था कि हम मिल्लत मज़लूमा में एक सियासी शऊर को बेदार करेंगे और हम मुस्लिम अक़लियत को उनका जायज मुकाम हिंदुस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत में हिस्सा लेंगे और उनका जायज मुकाम दिलाएंगे। इस राह में मरहूम कायद अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने जेल की सोहबतें बर्दाश्त करना पड़ा। शख्सी तौर पर तकालीफ के दौर और तूफान का सामना करना पड़ा, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने हुकूमत वक्त से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। 11 महीने की जेल की सोहबतों को बर्दाश्त करने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली मर्तबा 1960 में बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 15 अराकीन बल्दिया मुंतखब हुए। नौजवानों, आज तुम इस जलसे में आराम से खड़े हो। अगर हमारे बुजुर्ग आज जिंदा है जिन्होंने उस दौर को देखा, 50 साल पुराने दौर को देखा, तो मेरी इस बात की तारीफ करेंगे कि मजलिस के जलसों में लोग शिरकत करने से डरते थे और लोग मजलिस के जलसों में बरखी का कनेक्शन नहीं देते थे। तो अब्दुल वाहिद ओवैसी लोगों को जमा करके बगैर लाउड स्पीकर के, बगैर माइक के 1 घंटा तकरीर करते थे और सियासी दौर को बेदार किया। उस दौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक खिदमत का रिकॉर्ड आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 56 साल के सफर को तय किया। बताइए, किसी सियासी जमात के पास कोई दवाखाना है? पुराने शहर की आवाम के लिए असरा दवाखाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चलाती है। 500 रुपये में किसी का डायलिसिस कोई दवाखाने में होता? क्या जदगी 600 रुपये में हो जाती? क्या बताइए किसी दवाखाने में होता? कम से कम पैसों में आउट पेशेंट का इलाज होता है। यह असरा दवाखाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चला रही है और इसी हॉस्पिटल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चला रही है। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज चला रही है। दारुल सलाम बैंक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। अजीजान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमत। और जब जरूरत पड़ी तो ऐवान असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वक्त के हुक्मरानों से टकराया। मुसलमानों को आज रिजर्वेशन अगर मिल रहा है आंध्र प्रदेश में, तो हकीकत यह है कि सबसे पहले अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 1970 में जो पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन बना, उसके सामने अब्दुल वाहिद ओवैसी ने जाकर कहा कि आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा है, जिसकी इजाजत हिंदुस्तान का दस्तूर देता है। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा। मेरे अजीज नौजवानों, अज़ा के लिए वक्फा दिया गया था।
अल्हम्दुलिल्लाह मौज़म साहब ने बड़ी प्यारी आज़ादी, अल्लाह हमारे बस्तियों को हमेशा आबाद रखे और ये सदाएं सुबह क़यामत तक चलते रहे। अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम अपने मसाजिद को आबाद कर सकें। मेरे नौजवानों, मैं आपको बता रहा था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुख्तसर सी तारीख़ को। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये यहाँ तक जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन को मेरे दोस्तों खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सफ़र जो तय किया 56 साल का, कोई जेलों की सोहबतें काटनी पड़ी, मार खाना पड़ा, इस राह में मजलिस के अरकान को अपनी जानें देना पड़ा, तब जाकर आज एक मौक़िफ़ और मुक़ाम पैदा हुआ। ये रिकॉर्ड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई जमात पेश नहीं कर सकती। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास सिवाय मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनक़ीद के ये नहीं बता सकते कि हमने ये किया, हमने ये काम किया या फिर ये काम हो चुके हैं। अजीज़ दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तालीमी इदारों से हर साल 150 बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, 200 से ज़ायद इंजीनियर बन रहे हैं। बताइए, जब ये बच्चे काबिल होकर जाएंगे अपने घरों में, किसका फ़ायदा हो रहा है? किसके घर में चिराग जल रहा है? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। मुखालिफीन मजलिस कोई मिसाल नहीं दे सकते। आज बड़ी बड़ी बुलंद बांग दावे करते हैं, कभी 6 महीने पहले नजर नहीं आए, 9 महीने पहले नजर नहीं आए, आज अचानक 5 साल के बाद इनको मोहब्बत बेदार हुई, आज आकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2 साल से पुलिस के कांस्टेबल में भर्ती हो रही है और मजलिस 2 साल से सिटी कॉलेज में एक कैंप चला रही है, नौजवान बच्चों को बुला रही है और उनको फिजिकल ट्रेनिंग दे रही है। फिजिकल ट्रेनिंग के इम्तिहान में जो वो पास हो जाते हैं, 5 किलोमीटर की जो दौड़ में अगर वो उस वक्त में तय कर लेते हैं जो वक्त पुलिस का दिया जाता है, उसके बाद उनको रिटन एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग देती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मुखालिफीन मजलिस में तुमसे पूछ रहा हूँ, आज तुम आकर इंतशार की कैफियत पैदा करना चाहते हो, मजलिस से तुम पूछते हो, अरे तुम मजलिस के छोड़ो, अपनी बयानी का अपने ताल्लुक से बयान करो। ये 2 कैंप 2 साल से जो मजलिस चलाई, इसमें 90 बच्चों को और बच्चियों को, जुमला 90 लोगों को पुलिस कांस्टेबल में भर्ती मिली, जिसमें से आपको जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 33 मुसलमान थे। और हमको बोलते कि हम फिरका परस्त हैं, हम पुराने शहर से गरीबी के खात्मे तक चाहते हैं, हम पुराने शहर के नौजवानों में रोजगार से लगाना चाहते हैं। ये 2 साल जो हमने कैंप चलाया, 8.5 लाख रुपये उसमें खर्चा आया। आज मुखालिफीन मजलिस हमारे गली कूचों में आकर बुलंद बांग दावे कर रहे हैं, अरे हम काम की बुनियाद पर अवाम के दरमियान में जा रहे हैं और हम ये काम को कोई एहसान नहीं समझते, ये हमारी जिम्मेदारी है। 56 साल से जिम्मेदारी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बखूबी अंजाम देती आई है। 90 बच्चों को कांस्टेबल की नौकरियां मिली, हमारे मुस्लिम बच्चियां भी इसमें शामिल हैं, आज पुलिस स्टेशन में वो काम कर रही है। बताइए, क्या ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम नहीं है? और फिर हमसे कहते, खुद बयान कर रहे कि मैं ऐसा करूंगा, इतने स्कूल पैदा करूंगा। मेरे दोस्त, तुमने 5 साल में कुछ नहीं किया, तुमने 10 साल में कुछ नहीं किया,
अरे एक ऐसी जमात मेरे नौजवानों जल्दिया के इलेक्शन नहीं लड़ सकती। हैदराबाद से दूर 55 किलोमीटर पर संगारेड्डी है। ये संगारेड्डी को नहीं जा सकते इसलिए कि इनको तकलीफ होती है। ये वकाराबाद 60 किलोमीटर है, वहां पर नहीं जा सकते इलेक्शन लड़ने के लिए। मजलिस क्यों जाती वहां पर इलेक्शन लड़ने के लिए? ताकि उनको भी उनका हक मिले, सियासी शऊर उनमें पैदा किया जाए। और जब हम अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे तो संगारेड्डी के हमारे भाइयों के मसाइल हल होंगे, वकाराबाद के हमारे भाइयों के मसाइल हल होंगे। आज कोई नहीं जाते मगर आगे उठ के हम ऐसा करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, सवाल ये पैदा होता कि क्या असेंबली इलेक्शन लड़ना तो क्या खाली याकूतपुरा और चंद्रायन गुट्टा पे लड़ेंगे? क्यों नहीं जाते, जलसा करते चार मीनार, बहादुरपुरा, नामपल्ली, कारवान में? इसलिए नहीं करते कि सौदा हुआ है। सौदा ये हुआ है कि चंद्रायन गुट्टे से बीजेपी छोटी बीजेपी को कामयाब करेगी, याकूतपुरे से छोटी बीजेपी बड़ी बीजेपी को कामयाब करना चाहती है। हम पूछना चाहते हैं कि बताओ तुमको क्या याकूतपुरे की वोटर लिस्ट नहीं मालूम? आज आरएसएस के लोग याकूतपुरा के गली कूचों में जाकर, घर घर जाकर आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि हमारे 1 लाख वोट हैं, हमको बेहतरीन मौका आया है कि हमारे पैसों पर एक शख्स बिक चुका है, वो निफाक पैदा कर रहा है हमारे माशरे में। आओ हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो हमारा जो ख्वाब है कि पुराने शहर से आरएसएस का एक ख्वाब है कि उनका एक एमएलए मुंतखब हो जाए, ये सौदा हुआ है। नौजवानों, मेरी बात को ज़हन नशीन कर लो कि आरएसएस के लोग ये कह रहे हैं कि याकूतपुरा में उनके 1 लाख वोट हैं। इसके ताल्लुक से आपको सोचना है, ये बुलंदबांग दावे करने वालों, स्कूल कायम करने वालों, मजलिस ने क्या किया? याकूतपुरा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हर साल मजलिस की तरफ से गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस में मजलिस एक एजुकेशन किट देती है। मजलिस एक एजुकेशन किट देती है। एक बैग बच्चों को दिया जाता है जिसमें 6 लॉन्ग बुक, एक कंपास बॉक्स और एक गाइड। कितने याकूतपुरा के स्कूल आपके पास आकर झूठे स्कूलों का नाम बयान कर रहे? ये स्कूल जहां पर मजलिस ने साल दिया, किट दिया, एसएससी की इम्तिहान की फीस दी, और जो बच्चे 60% एसएससी में मार्क्स लाते इनको 500 रुपये का नकद इनाम, जो 70% लेकर आते उनको 3000, जो 80% लेकर आते उनको 7000। जिस किसी गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस का एसएससी का नतीजा बेहतर होता उस स्कूल को 5000 रुपये का इनाम। ये जो स्कीम मरहूम कायद सालार मिल्लत ने अपनी जिंदगी में आगाज किया, मैं आपके सामने कह रहा हूं, इन स्कूलों में जाओ जो याकूतपुरा असेंबली हल्के में आते, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल गुरमागुड़ा, गवर्नमेंट हाई स्कूल रैन बाजार, हाई स्कूल अलावा यतीम, हाई स्कूल याकूतपुरा, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल छावनी, गवर्नमेंट हाई स्कूल मोगलपुरा 3, गवर्नमेंट हाई स्कूल सुल्तान शाही, गवर्नमेंट हाई स्कूल दरीचे माता, गवर्नमेंट हाई स्कूल मोगलपुरा 2। अरे तुमको स्कूल के नाम तक नहीं मालूम, मगर चले कि ऐसा कर दूंगा। याकूतपुरा में 2012 में पिछले साल 1330 बच्चों में एजुकेशन किट दिया गया। इन स्कूलों में जाकर देखो, आप पूछो वहां के बच्चों से कि क्या तुम्हारे को बैग मिला जिस पर लिखा हुआ था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन? बच्चे फख्र से उस बैग को उठाकर लेकर जाते। 300 बच्चों की इम्तिहान की फीस पिछले साल इस साल दिए, और फिर एसएससी के इनामात याकूतपुरा के कितने बच्चों को? 90 बच्चों को दिए, जो 500 रुपए से लेकर 3000 और 7000 रुपए तक। सालारे मिल्लत एक ऑल इन वन, यानी एसएससी के बच्चों को गाइड जिसमें 5 साल पुराने इम्तिहान के पेपर और उनके जवाब 300 बच्चे और बच्चों को दिया गया। कुल इस साल इस स्कीम से कितने बच्चों को फायदा हुआ? याकूतपुरे के 2535। ये एक चैलेंज के साथ बता रहा हूं, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। पिछले साल 2012 में 1712 बच्चे और बच्चों को फायदा।
ये मंदिर कर रही है। क्या तालाब कट्टे में अकबरुद्दीन अवैसी ने स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई? क्या उसका खुरा नहीं होता? क्या उसमें गरीब बच्चे नहीं पढ़ रहे? बताओ ये सब किसने किया? मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, कोई तुमको आकर भटकाने की कोशिश कर रहा है। ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंट बनकर आ रहा है। ये 10 साल में कुछ नहीं किए, 5 साल में फटके नहीं गली कूचों में। यही रैन बाजार में 2012 में गड़बड़ हुई, 8 बच्चों को गिरफ्तार किया गया एसआईटी और रेलवे पुलिस की तरफ से 6,80,000 रुपये की जमानत मजलिस उन बच्चों के लिए दी। अरे ये कहीं नजर नहीं आते, सिर्फ इंतशार पैदा करने को आते। अरे इनकी तो दुकान चल रही है, जहां जो इनको पैसा दिया ये मिल्लत में निफाक पैदा करना चाहते हैं। इनको पहचानो आप, ये दोस्त नुमा दुश्मन है। इलेक्शन 30 तारीख को हो जाएगा, फिर जाके ये सो जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। मगर इलेक्शन आया तो याकूतपुरा से बीजेपी को कामयाब करने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। मैं आपसे सामने इस बात को रख रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, मुखालिफीन मजलिस मैदान में आए, बताओ क्या जो चंचलगुड़े में तुम्हारा सियासी दफ्तर है, क्या वो तुम्हारे चचा मोहतरम मोइन खां का नहीं है? ये अपनी चचा की जायदाद को हड़प कर लिए, चचा की जायदाद को हड़प कर लिए। क्या यह बात सही नहीं है कि तुम्हारे ऑफिस के आगे एक चाऊस रहता था जिसने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरी इस जायदाद पर मस्जिद बनाना? ये डरा कर उस जायदाद को हासिल किए और 70 लाख में फरोख्त कर दिए। वो 70 लाख जो पैसे मिले उसके बाद वहां पर एक 50 गज पर कल्याणी बिरयानी की दुकान लगा दी। यानी चाऊस की जमीन पर कब्जा, बेचारा दुनिया से चला गया वसीयत करके, मगर उसके खिलाफ वहां पर भी हाथ मार दिए। ये ऐसे असदय हैं कि ये सिर्फ जहां पर इनको पैसे मिलते वहां पर हाथ मारने की बात करते। अजीज दोस्तों, क्योंकि अज़ां के लिए हम वक्फा दे चुके हैं, मैं अपनी तकरीर को जारी रखूंगा। आज अखबारात में और टीवी पर एक चीज को दिखाया जा रहा है। क्या दिखाया जा रहा है कि परवीन टोगाडिया बयान तकरीर किया गुजरात राजकोट में, और अपनी तकरीर में कहा कि भावनगर में किसी एक मुसलमान साहब ने घर खरीदा, तो परवीन टोगाडिया विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों को ले जाकर तकरीर करके बोलता कि कोई मुसलमान हिंदू इलाके में घर नहीं खरीदना, घर छोड़ के चले जाओ। और बजरंग दल के लोगों से कह रहा है अगर ये खाली नहीं करा तो घर पे जाके लिख दो बजरंग दल, टमाटे लेकर जाओ, टायर लेकर जाओ, पेट्रोल लेकर जाओ, कुछ नहीं होता। और कह रहा है कि क्या राजीव गांधी के कातिलों को फांसी हुई अभी तक? कुछ नहीं होगा, मैं देख चुका हूं सब चीजों को। बताओ बीजेपी मोदी वालों, ये छोटी बीजेपी जो हमारे सफों में आकर इंतशार पैदा करना चाह रही है, क्या कहते हैं इस बारे में? गुजरात में मोदी की हुकूमत और परवीन टोगाडिया इस तरह का बयान दे रहा है कि कोई मुसलमान नहीं रहना घर हिंदू इलाके में। क्यों नहीं गिरफ्तार करता नरेंद्र मोदी उसको? क्यों नहीं हिंदुस्तान से गद्दारी का इल्जाम लगाकर 2 महीने जेल में डालते? हम कुछ बात बोले तो अकबरुद्दीन अवैसी को गिरफ्तार करना। आज परवीन टोगाडिया जहर और नफरत की बातें कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि गिरफ्तार करे परवीन टोगाडिया को और जेल में डाले उसको। बेगम बाजार में पुलिस का केस, बेगम बाजार में कोई गिरफ्तार नहीं करते। बेगम बाजार में एक नहीं, आचार्य धर्मेंद्र पर केस गिरफ्तार नहीं करते। बिहार का बीजेपी का लीडर बोलता कि कोई मोदी की मुखालिफत करेगा तो उसको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। क्या बीजेपी के लीडर, क्या हिंदुस्तान तुम्हारी बाप की जागीर है कि हम जमहूरियत में हम तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे? अगर मोदी मिलेगा तो मोदी के आंख में डालकर बोलेंगे कि तू जालिम है,
तेरी वजह से 3,500 हिंदुस्तानियों का कत्ल हुआ। वोट नहीं डालेंगे तो पाकिस्तान, अरे हम पाकिस्तान को नहीं गए क्योंकि हिंदुस्तान हमारा वतन है। हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया था कि यह ख्वाजा अजमेरी की सरजमीन है, यह औलिया अल्लाह की सरजमीन है, हम छोड़कर नहीं जाएंगे। जिसने ताजमहल बनाया, जिसने कुतुब मीनार बनाया, जिसने चार मीनार बनाया, जिसने मक्का मस्जिद बनाया, हमने कहा कि नहीं, हम इनके वारिस हैं, मैं वतन अजीज को छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी क्या तुम्हारी पार्टी के खिलाफ वोट देंगे? छोटी बीजेपी को याकूब बरा से हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे, मोदी को हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने से रोकेंगे। तुम में जितनी ताकत है तुम हमको दबा कर देख लो, कुछ होने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हम मुकाबला करके और मुकाबला करेंगे। नरेंद्र मोदी बोल रहे कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। क्या मुल्क से मोहब्बत, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, ये नफरत की बातें की जा रही अजीजान मिल्लत। और बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में क्या है? बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में है कि यकसा सिविल कोड को नाफिज करना। क्यों नाफिज करना भाई? क्या हिंदुस्तान का कानून हमको इजाजत नहीं देता कि हम अपनी शादी शरीयत के उसूल के मुताबिक करें? मगर बीजेपी बोलती नहीं, यकसा सिविल कोड को नाफिज करो ताकि हम आरएसएस के बनाए हुए कानून के मुताबिक अपनी शादी करें। मगर मेरे अजीज दोस्तों, ये इलेक्शन की बहस में, ये इंतखाबी मुहिम में एक अहम मौजू की तरफ हम तमाम की तवज्जो नहीं है। और हम हर एक के पास जा रहे कि वोट दो, जमात का साथ दो, मगर एक अहम मसला है जो हम तमाम को अंदर से खोखला कर रहा है, जो हम तमाम को परेशान कर रहा है। अजीज दोस्तों, 2-3 दिन से अखबारात में आ रहा है कि भवानी नगर की एक 14 साल बच्ची की किसी उमान से एक बुड्ढा आया, उससे उसकी शादी कर दी गई। वो बच्ची भाग के गई और फिर मालूम हुआ कि एक और हमारे इलाके की बच्ची से उसने शादी की। मैं याद रखो अजीजान मिल्लत, ये शादी नहीं है, ये जिस्म फरोशी है। ये बच्चियों को जो लोग, जो काजी इस तरह की हरकत कर रहे हैं, याद रखो काजी, अगर तुम इस तरह के शादियों को नहीं रोकोगे तो हम अपील करेंगे लोगों से कि इन काजियों का समाजी बायकॉट किया जाए। ये मिल्लत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सारी दुनिया के सामने मुसलमानों को जलील कर रहे हैं और बता रहे हैं कि 14 साल की बच्ची, उससे निकाह कराते हैं, उससे निकाह कराते हैं काजी लोग। शर्म आनी चाहिए इन काजियों को, शर्म आनी चाहिए इन काजियों को जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। चंद पैसों के लिए तो हमारे बच्चों का सौदा कर रहे हैं। और हमारे वो जिम्मेदार, हमारी माँ और बहनों से असदुद्दीन ओवैसी अपील कर रहा है कि यकीनन गुर्बत एक परेशानी है, मगर इतनी परेशानी नहीं है मेरी माँ कि तुम अपनी 14 साल की नन्ही बच्ची का एक बुड्ढे के हवाले उसको कर दो। यकीनन गरीबी है, मैं मानता हूं इस बात को कि हमारे माशरे में जहेज की बहुत बड़ी लानत है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि हम हमारी बच्चियों को उनके हवाले करें, उन जानवरों के हवाले करें जो महीने 1.5 महीने के लिए आते और हमारे बच्चों को छोड़कर चले जाते। ये मासूम बच्चियां जो पढ़ना चाहे, इनको जिंदगी गुजारना है, इनको अच्छी जिंदगी गुजारने के बजाय जहेज की लानत की वजह से और हमारी दीन से दूरी की वजह से आज ये तमाम चीजें हो रही है। अजीजान मिल्लत, जब हम अखबार में पढ़ते, लोग आकर सवाल करते तो शर्मिंदगी भी होती और एक खौफ पैदा होता है कि अल्लाह के पास क्या जवाब देंगे हम तमाम लोग, क्या जवाब देंगे? क्या हम अपनी बच्चियों को इसलिए पैदा करते हैं? क्या एक माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चे को इसलिए रखती कि 14 साल की उम्र में उसको एक जानवर के हवाले कर दिया जाए? नहीं दोस्तों, ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपनी बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाएंगे, हम अपनी बच्चियों का अच्छा उनका देखभाल करेंगे जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी से मोहब्बत की, वो सुन्नत के मज़ाहिर करने की जरूरत है। यकीनन माशरे में जहेज की लानत है। मजलिस की नुमाइंदगी पर
आंध्र प्रदेश हुकूमत ने इज्तिमाई शादियों का ऐलान किया, मगर वो भी कामयाब नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि बास खुददार लोग होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनकी गुर्बत लोगों पर आया हो जाए और लोगों को मालूम हो जाए कि मैं गरीब हूं, इसलिए इज्तिमाई शादियों में मेरे बच्ची की शादी कर रहा हूं। अजीज दोस्तों, इस बुराई का खात्मा करना है। हर 2 महीने 3 महीने में ये काजी, ये चोर काजी और ऐसे ब्रोकर जो हमारे महल्ले जात में फिरते हैं, इनका खात्मा करना है। मैं इंशाअल्लाह ताला आपके सामने ऐलान कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहेज की लानत को रोकथाम के लिए हम ये पूरी कोशिश करेंगे। एक समाजी मुहिम तो चलाएंगे, पर्सनल बोर्ड चला रही है। अगर कोई ये समझ रहा है कि जहेज की वजह से हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही, आज असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे सामने ऐलान कर रहा है कि मैं 5 करोड़ रुपए का एक फिक्स डिपॉजिट बनाऊंगा। हर साल हम 100 गरीब बच्चों की शादियां करेंगे इंशाअल्लाह। हम हर साल 100 बच्चों की शादी करेंगे। इज्तिमाई शादी अगर करने तैयार हैं तो सबको बिठाएंगे, नहीं तो मजलिस के जिम्मेदार आकर बोलेंगे कि हाँ ये गरीब है, उसकी तस्दीक की जाएगी और एक पैसों का इंतजाम करके उनको पैसे दिए जाएंगे। हर साल इंशाअल्लाह ताला मजलिस 100 शादियां कराएगी। हल्केवारी सतह के ऊपर एक 5 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा। मैं आपसे यह कह रहा हूं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, मेरी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं कि मत करो अपनी बच्चियों को इन जानवरों के हवाले मत करो, पढ़ाओ इन बच्चियों को। अगर कुछ मदद होना तो आओ हमारे पास, यकीनन इन बच्चियों को काबिल बनाना है। अगर जहेज की लानत की वजह से शादियां नहीं हो रही तो आओ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्कीम का फायदा उठाओ, जो मैंने आज ऐलान किया कि 5 करोड़ रुपए का एक कारपस फंड बनाकर हर साल 100 शादियां की जाएंगी। इज्तिमाई तौर पर अगर कोई तैयार है तो इज्तिमाई तौर पर करेंगे, नहीं कोई खामोश मदद चाहता है तो यकीनन खामोश मदद करेंगे। और अगर कोई मुखालिफिन पूछेंगे कि तुमने 100 नहीं किए तो नाम का भी ऐलान करके बताएंगे इन बच्चों को। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करना चाह रही है, ये काम हम करके बताएंगे। आप देखेंगे कि इलेक्शन के 1 महीने के अंदर इंशाअल्लाह ताला कम से कम एक 50 बच्चों की शादी जून के महीने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करके बताएगी। हमको कोशिश करना है, हमको कोशिश करना है कि हमारे माशरे से जहेज की लानत का खात्मा हो। यकीनन हम इस लानत की वजह से हमारे बच्चियां घरों में बैठ रही हैं। हो सकता है कि मेरी स्कीम से सबको फायदा ना हो, मगर मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम एक 100 बच्चियों की तो शादी होगी। एक 100 बच्चियों का बोझ इनके माँ बाप पर से उठेगा और इंशाअल्लाह ताला ये जो मखरूज है, ये जो कर्जों में आ जाते हैं, ये फाइनेंसरों के चक्कर में आते हैं, आज मजलिस ने फैसला दिया। मैं अवाम के पास भी जाकर लोगों से कहूंगा कि आप भी इसमें चंदा दीजिए, मगर हमको इस माशरे की बुराई का खात्मा करना है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये कोशिश है, इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बच्ची का माहौल, उस बच्ची के जुल्म को पढ़ा अखबार में, लोग मुझे आकर बताए, यकीनन मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ गया। अल्लाह ने मुझे भी बेटियां दी हैं, मुझे भी अल्लाह के पास जवाब देना है। ये जो कुछ मजलिस का है ये तुम्हारा है मेरे अजीज दोस्तों। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, मैं कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। ये कौम और मिल्लत की अमानत है और हमारा काम ये है कि हर बुराई का खात्मा करें। मैं आपसे भी वादा कर रहा हूं, तालाब कट्टे की आवाम से असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है, भवानी नगर की आवाम से कह रहा है, जहांगीर नगर के गरीबों से कह रहा है कि मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, हर साल एक एमपी को 5 करोड़ रुपए दिए जाते, मैं हर साल 1.5 करोड़ रुपए पूरे तालाब कट्टे को लगाऊंगा। किस लिए लगाऊंगा कि गली कूचों में वीडियो कैमरे लगाऊंगा। कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा, कोई चोर चोरी नहीं करेगा। वीडियो कैमरा हर गली में लगाया जाएगा। पुलिस स्टेशन में एक सब कंट्रोल बनाऊंगा, पुलिस वालों को भी मालूम हो जाएगा कि अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे, इन चोरों का गुंडों का साथ देंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा इंशाअल्लाह ताला। 5 साल में
आप देखेंगे 2019 में जब मैं दोबारा अगर इंशाअल्लाह आया जिंदा रहा तो आप देखेंगे यहां पर 7 करोड़ की लागत से पूरे कैमरे लगेंगे। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब कोई जुल्म नहीं चलेगा, तुम अमन से रहो, हम हर चीज करने को तैयार हैं। मजलिस को वोट दो, असद और मुमताज अकबर को वोट मत दो, अपनी जमात को वोट दो, जमात को कामयाब करो। ये तमाम मुनाफिकीन को निकालो, हटाओ इन लोगों को, जो कमजोरी है उसको दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यहां पर एक ऑफिस बनेगा मजलिस का, इंशाअल्लाह ताला महीने में कम से कम एक मर्तबा मैं आकर यहां पर बैठूंगा, आपकी तकलीफ को सुनूंगा और जो काम नहीं हुए उन कामों को पूरा करवाया जाएगा। मेरे दोस्तों, आज हम सबको मिलकर मोदी को रोकना है, हम सबको मिलकर तेलुगु देशम को रोकना है, हम सबको मिलकर अपने सफों में ये जो दीमक है इसको निकालो, इस निफाक की कैफियत खत्म करो, अपनी जमात का